Hello everyone. Let us start with Gala Science Sample Paper 5. Okay, the first question is which of the following is not appropriate? So appropriate इसमें option number D appropriate नहीं है because tomatoes are obtained from tomatoes में से कौन सा एसिड मिलता है? ऑक्सैलिक एसिड मिलता है, ठीक है. टार्टरिक एसिड नहीं मिलता. टार्टरिक एसिड जो है टैमरिंड में से ऑब्टेन होता है, तो ये डी जो है वो इनकरेक्ट होगा, ठीक है. द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन इज C2H6. कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, ठीक है. तो अगर आप स्ट्रक्चर देखें C2H6 का, सो यहाँ पर दो कार्बन है, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन. कितना हाइड्रोजन हो गए टोटल? टोटल 6 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है. मिला के कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हो गए इसके अंदर? टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 एंड 7. जितने सिंगल बॉन्ड है वही कोवेलेंट बॉन्ड है, तो 7 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है. इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज द ब्लड ऑक्सीजनेटेड? ब्लड ऑक्सीजनेटेड कहाँ पर होगा? लंग्स के अंदर जो है ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज द यूनिट ऑफ किलोवाट आवर? देखो किलोवाट आवर जो है वो एनर्जी का यूनिट होता है, क्योंकि एनर्जी जो है क्या होता है? पावर इनटू टाइम, ठीक है. अब पावर किस में होता है? हम लोग लेते हैं किलोवाट में, और टाइम किस में लेते हैं? आर में लेते हैं, ठीक है. तो एनर्जी का यूनिट जो है वो किलोवाट आर ले सकते हो, या एनर्जी के अलावा आप वर्क ले सकते हो, ठीक है. तो यहाँ एनर्जी ज़्यादा प्रेफरेबल टर्म है, ठीक है. तो आप वर्क भी ले सकते हो, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर नहीं आएगा, पोटेंशियल नहीं आएगा, करंट नहीं आएगा. इलेक्ट्रिक एनर्जी आना चाहिए आंसर, बट स्टिल वर्क भी चलेगा, बिकॉज एनर्जी और वर्क का यूनिट जो है दोनों का जूल से है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू एन ऑब्लिकली इंसिडेंट रे ट्रैवलिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, ठीक है. इसको आपको करेक्ट करना है, ग्लास टू एयर वाले को. तो यहाँ पर डेंसर से रे ऑफ लाइट जो है वो रेयर में जा रही है. देखो यहाँ मैंने अगर एक ग्लास बना दिया, ठीक है. तो ग्लास ये हो गया अपना ग्लास, और ये दूसरा मीडियम नीचे जो है वो एयर हो गया, ठीक है. अगर मैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में बनाऊं, तो यहाँ पर कोई भी लाइट जब आएगी रेयर से डेंसर में, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, मतलब नॉर्मल के पास बेंड होगी, ठीक है. फिर यहाँ एक नॉर्मल बना दिया. अब कभी भी ग्लास डेंसर से रेयर मीडियम पे जाए, ग्लास जो है एक डेंसर मीडियम होता है, बिकॉज पार्टिकल्स यहाँ पर क्लोज है, ठीक है, सॉलिड है, और एयर जो है एक रेयर मीडियम है, ठीक है. तो कभी भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर में जाएगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी, ठीक है. ये लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल, सो द लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बिकॉज यहाँ पर लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? ग्लास से लेके एयर में. तो यहाँ पर ये ग्लास फर्स्ट मीडियम है और उसके रिस्पेक्ट में एयर सेकेंड मीडियम है, तो लाइट इज मूविंग अवे फ्रॉम नॉर्मल. According to Indian Almanac, the actual sunrise of a day is 6:32 a.m. Then the sun will appear in the horizon at, ठीक है. तो यहाँ पर बात हो रही है एडवांस सनराइज, ठीक है. एडवांस सनराइज की बात हो रही है. तो यहाँ पर एडवांस सनराइज है, तो सनराइज जो है 2 मिनट पहले होगा. तो यहाँ पर जो टाइम होगा वो क्या होगा? 6:30, एंड दिस इज ड्यू टू द एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, देयर इज एडवांस सनराइज. Dash is the major component of biogas, so that is methane. The magnetic lines, feed lines in the interior of the solenoid are mutually parallel. तो सोलोनॉइड जब हम बना रहे हैं, ये सोलोनॉइड है, ठीक है. सोलोनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो स्ट्रेट होती है, आपस में एक दूसरे को पैरेलल होती है, ठीक है. तो पैरेलल आंसर आएगा. विद द हेल्प ऑफ मिनरल डैश प्रोटीन्स कैन बी सिंथेसाइज. तो नाइट्रोजन जो है वो इम्पॉर्टेंट है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. व्हेन टॉल पी प्लांट and short pea plant were hybridized, it produces all tall progeny because tallness क्या होता है? एक dominant characteristics है, right. 11th वाला है all incident ray parallel to principal axis after reflection passes through. तो this is your, अगर हम एक मिरर ले लें, ठीक है. बेसिक आइडिया क्या है कि कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल से होगी, वो कहाँ से जाएगी? फोकस पे जाएगी. द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सिनेबार इज HgS, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, सिनेबार वाला क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. ट्रू एंड फॉल्स बताना है. मैग्नीशियम क्लोराइड हैज 2 आयोनिक बॉन्ड्स.
तो यहाँ पर मैग्नीशियम है और क्लोराइड है, मतलब दो है, राइट, दो बॉन्ड्स है इसके बीच में, तो यहाँ पर 2 बॉन्ड्स होगा, तो करेक्ट आंसर इज ट्रू। द स्ट्रक्चर ऑफ सीड कंसिस्ट ऑफ प्यूम्यूल एज फ्यूचर शूट एंड रेडिकल एज रूट। देखो रेडिकल जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, रूट्स में, और प्यूम्यूल जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, शूट्स में। तो ये भी आंसर क्या होगा अपना, ट्रू। आइरिस डू नॉट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, ये फॉल्स है बिकॉज इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। फार्मर एड जिप्सम इफ पीएच ऑफ द सॉइल इज लेस देन 6.5। देखो जिप्सम ऐड करने से कुछ नहीं होने वाला बिकॉज जिप्सम का नेचर होता है न्यूट्रल, तो ये पीएच में कोई चेंज नहीं करने वाला है। अगर पीएच ज़्यादा कम हो गया है, ठीक है, तो हम लोग जो है स्लेक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड ये सब ऐड करते हैं। जिप्सम ऐड करने से पीएच ऑफ द सोल्यूशन जो है वो चेंज नहीं होगा। डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट इन द डाइट कॉजेज causes goiter? The answer is iodine. What type of asexual reproduction is occurred in Spirogyra? Spirogyra में reproduction कौन सा होगा, fragmentation. Okay. Then 19 question says कौन सा mismatch pair है? कैटरेक्ट किसको बोलते हैं, मिल्की ब्लरी विजन जो आईलेंस में फॉर्म हो जाती है, जो सर्जरी से रिमूव कर सकते हैं। आई बॉल बिहेव लाइक अ कैमरा, ठीक है, एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई देखने के लिए। एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ आई, डेलिकेट इंटीग्यूमेंट्स। डेलिकेट इंटीग्यूमेंट्स का मतलब होता है आई के डिफरेंट लेयर्स, अलग अलग लेयर्स, तो ये जो है मिसमैच पैर है। व्हाट इज द फॉर्मूला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कनेक्शन? पैरेलल कनेक्शन के लिए हम लोग अगर सपोज दो रेजिस्टर्स लेते हैं तो 1/Rp इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, तो ये दो और रेजिस्टर्स अगर कनेक्ट किए तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मैच द कॉलम देखते हैं। पोटैटो इज अ ट्यूबर स्टेम एंड ब्रायोफाइलम बड ऑन द नॉचेस ऑफ लीफ मार्जिन। इसमें हर्बीवरस है और ओमनीवरस है। हर्बीवरस जो है वो किस में आएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स, और ओमनीवरस विल कम इनटू द सेकेंडरी कंज्यूमर्स। Let's move to the section B. First question is which substance is used to prepare a cement? Write its preparation. सीमेंट बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, we use what? कैल्शियम ऑक्साइड। इसकी प्रिपरेशन लिखनी है। सो कैल्शियम ऑक्साइड बनाने के लिए क्या सिंपल मेथड है, दैट कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड इट गिव्स अस कैल्शियम ऑक्साइड अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये इसकी प्रिपरेशन हो जाएगी। व्हाट इज एक्वा रिजिया? ठीक है, सो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्वा रिजिया वाला। विच मेटल कैन बी डिजोल्व? तो यहाँ पर जो है गोल्ड डिजोल्व कर सकते हैं, प्लैटिनम डिजोल्व कर सकते हैं, पैलेडियम जो है वो भी डिजोल्व कर सकते हैं, फाइन, तो ये सारे मेटल डिसॉल्व कर सकते हैं। बट व्हाट इज एक्वा रिजिया? एक्वा रिजिया इज अ मिक्सचर ऑफ HNO3 and HCl. It's a mixture of HNO3 and HCl, जहाँ पर 3 पार्ट्स जो है हम किसके लेंगे, HCl के, और 1 पार्ट्स किसके लेंगे, HNO3। जैसे कि अगर एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर हमने यहाँ तक कंटेंट भरा है, तो यहाँ अगर मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, 1 2 3 4, तो ये जो 3 पार्ट्स होंगे ना वो हम किससे भरेंगे, HCl से, और 1 पार्ट जो है वो किससे भरेंगे हम लोग, HNO3, ठीक है, तो ये रेशियो याद रखना है, फाइन। Why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood of mammals and birds? तो जो हार्ट के अंदर चेम्बर होता है और सेंटर में वो सेपरेट करता है ऑक्सीजनेट और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। मैमल्स मतलब ह्यूमंस वगैरह हो गए, या जिसके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, वो एक्चुअली इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और उसके लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड की रिक्वायरमेंट है, इसलिए दोनों साइड जो है वो सेपरेट होते हैं सेप्टम से। Separation of oxygen and deoxygenated blood allows the high supply of oxygen to the body. तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा सप्लाई मिलेगा बिकॉज ऑक्सीजनेट और डीऑक्सीजनेट आपस में सेपरेटेड है। दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट जिसकी ज़्यादा है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो यूज आने वाला है। Such as birds and mammals which constantly use energy to maintain the body temperature. Constantly when you are sleeping also your energy is utilized, तो high energy needs की वजह से the oxygenated and deoxygenated blood should be separated. What are the changes in the girls after puberty? That is, girls breast begins to develop during puberty.
ओवरीज ग्रोज इन गर्ल और एग इज बीन डेवलप, एग रिलीज होना चालू हो जाएंगे ओवरी में से। ओवरीज ऑल्सो बिगिन टू रिलीज मेच्योर एग्स, मतलब यहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट हो जाएगी। एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड, तो स्वेट जो है, स्वेट ग्लैंड हो गए, सेबेशियस ग्लैंड, उससे पिंपल्स वगैरह आएंगे, एक्ने वगैरह आएंगे, ठीक है। हेयर ग्रोथ अंडर आर्म्स, अबाउ द थाइज एंड इन द प्यूबिक रीजन, तो रिप्रोडक्टिव एरिया के पास भी हेयर ग्रोथ होगी। Moving to the next question, that is 29. What is pollination? State its type. Pollination के अंदर जो है सिंपल सा प्रोसेस है. It is a transfer of pollen grain from anther of stamen to stigma of carpel. ठीक है, मतलब मेल ऑर्गन से फीमेल ऑर्गन तक जो है वो पोलन ग्रेन जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। ठीक है, इसके दो टाइप्स है, एक क्या है, एक हो गया सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्या हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर क्या होगा, खुद ही का प्लांट का जो है एंथर अपना पोलन ग्रेन स्टिग्मा देगा, स्टिग्मा को देगा, ठीक है। और क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर क्या होगा, एंथर pollen grain of anther of one flower is passed to the stigma of another flower, यहाँ फ्लावर चेंज हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। सो क्वेश्चन नंबर 30 जो है प्रिज्म का डायग्राम बनाना है और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डिविएशन बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट दिस इज द इंसिडेंट रे, जो रे आ रही है दिस इज द इंसिडेंट रे, ठीक है। इससे परपेंडिकुलर जो नॉर्मल बनेगा, हमेशा नॉर्मल से ही एंगल बनता है, सो दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ बेंड हो गया, ये जो है अपना एंगल ऑफ क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फाइन। फिर ये रे जो बाहर निकल रही है वो एमर्जेंट रे है और ये वाला एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ एमर्जेंस, ठीक है। अब ये पाथ फॉलो हो रहा था, ठीक है, बट इतना बेंड हो गया, इतना बेंड हो गया, तो ये एंगल कौन सा होगा, एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक है। तो ये डायग्राम भी इम्पोर्टेंट रहेगा, आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये वैल्यूज के ऊपर जो है ग्राफ बनाना है v और i के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने करंट का वैल्यू ले लिया और यहाँ v का वैल्यू ले लिया, ठीक है। v का वैल्यू हम लोग 1.6 पे 0.5, ठीक है, तो 1.6 पे 0.5 प्लॉट किया। सेकंड देखो 3.4 है 1, तो यहाँ पर 4 से पहले आता है 3.4 पे कितना आया 1, फिर क्या है 6.7 पे 2, तो यहाँ पर 6 से थोड़ा ज़्यादा और इधर आसपास 6.7 पे क्या आ गया 2। तो ये वैल्यूज जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमने प्लॉट की, फाइन। अब उसके बाद हमें जो है फाइंड करना है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अगर आपको चेक करना है, we know that V is equals to I into R, तो R is equals to V upon I, ठीक है। बट एग्जाम में जब ग्राफिकल क्वेश्चन है तो ग्राफिकली मेथड से बताना है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये वाला मेथड जो है वो करेक्ट होगा। बट ये वाला मेथड जो है आप वेरीफाई करने के लिए देख सकते हो कि तुम्हारा आंसर राइट है या रॉन्ग है, तो इसको एग्जाम में तो नहीं करना है बट वेरिफिकेशन के लिए काम में आएगा। जैसे एग्जांपल मैं ये वैल्यूज ले लेता हूँ v और i की, यहाँ v की वैल्यू कितनी है 3.4 और i की वैल्यू कितनी है 1.0, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा 3.4 ओम्स के आसपास ही तुम्हारा आंसर आएगा। तो जब आप ये सॉल्व करोगे तो 3.4 आएगा, ठीक है। y2 माइनस y1, अब देखो यहाँ पर जो यहाँ प्लॉट हमने सॉल्व किया है y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 0.5, एक वैल्यू ये ले ली बिकॉज y एक्सिस पे करंट है, तो 1 मतलब ये ले लिया हमने कौन सी वैल्यू y2 और ये क्या ले लिया y1, बड़ी वैल्यू है y2 और छोटी वैल्यू है y1, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस 0.5, ग्राफिकली आपको बताना है। तो अगर ये y2 तो ये कौन होगा x2 और ये क्या होगा x1, तो x2 माइनस x1 मतलब 3.4 माइनस 1.6, ठीक है। जब इसका आप सॉल्व करोगे तो विल गेट आंसर 1 अपॉन 0.278 आएगा और आप सॉल्व इसको करोगे 3.6 ओम्स आएगा। मतलब एग्जाम में आपको ये y2 और y1 वाला जो है मेथड दिखाना है, ठीक है। अगर आपको स्लो फाइंड करना है सो ये मेथड शो करना होगा, फाइन।
Move to the next question, that is the 32 question. What is a circuit diagram? सर्किट डायग्राम जो है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स वगैरह कनेक्ट होते हैं, ठीक है. So it's a graphical representation that simplifies the electric circuit. Fine. उसके बाद नेक्स्ट बोला है कि भाई अलग अलग चीज़ें कनेक्ट करो. अलग अलग चीज़ें में क्या क्या चीज़ें कनेक्ट करनी है आपको? बैटरी, बल्ब, एमीटर एंड प्लग थी, ठीक है. तो बैटरी, यहाँ तो सेल बनाया है तो हमें बट बैटरी बनानी है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है. तो पॉजिटिव जो है वो थोड़ी साइन बड़ी होगी और नेगेटिव की स्मॉल होगी, ठीक है. तो ये अपना क्या हो गया? ये अपना हो गया बैटरी, ठीक है. ये स्विच है. कौन सी स्विच है? ये क्लोज स्विच है. क्लोज स्विच मतलब यहाँ पर करंट फ्लो होगा. फाइन. ओपन स्विच में करंट फ्लो नहीं होता. एमीटर हमने कनेक्ट किया और एमीटर का फंक्शन क्या है? एमीटर जो है मेजर्स द अमाउंट ऑफ करंट. वोल्ट मीटर जो है हमने अक्रॉस द रेजिस्टर लगा दिया, ठीक है. तो ये पैरेलली कनेक्टेड होगा वोल्ट मीटर, और एमीटर जो है वो सीरीज जैसे कनेक्ट होगा, मतलब बाजू में कनेक्ट होगा, ठीक है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. 32 इज कंप्लीटेड. चिनमन बाय हाउस कॉट फायर ड्यू टू ओवरलोडिंग. अब ये ओवरलोडिंग हो गई तो उसको क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए ओवरलोडिंग प्रिवेंट करने के लिए? टू मैनी अप्लायंस आर कनेक्टेड, तो वो कनेक्ट टू मैनी अप्लायंस एक ही सॉकेट पे कनेक्ट नहीं होने चाहिए. अवॉइड टू मैनी अप्लायंस साइमल्टेनियसली, ठीक है, वही चीज़ है. फॉल्टी अप्लायंसेस शुड नॉट बी कनेक्टेड इन द सर्किट, मतलब जो अप्लायंस खराब है उनको नहीं कनेक्ट करना चाहिए बिकॉज उससे भी आग लग सकती है. जो बहुत सारे अप्लायंस एक साथ हमें इन शॉर्ट नहीं लगाने हैं. वाई इज द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर अ कंसर्न फॉर अस? देखो ओजोन लेयर के बारे में क्वेश्चन है जो हमें यूवी रेडिएशन से बचाएगा, अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रेज से बचाएगा, स्किन कैंसर से बचाएगा, ठीक है. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है. तो अगर वो लेयर नहीं होगा तो यूवी रेडिएशन जो है एनवायरनमेंट को हार्म करेंगे और वो ग्लोबल वार्मिंग करेगा और साथ में हेल्थ इश्यूज आएंगे. फाइन. 35th क्वेश्चन में ये बोला है कि डिकम्पोजर्स के रोल बताओ. तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन एन इकोसिस्टम? तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? जो भी वेस्ट होता है उसको ईट अप करते हैं और एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करेंगे. सो डिकम्पोजर्स प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन द एनर्जी फ्लो ऑफ इकोसिस्टम. They break apart dead organism into simpler material, making the nutrient available for primary producers. तो जो भी न्यूट्रिएंट्स है वापस से सॉइल में ये रिलीज कर देंगे. सो डिकम्पोजर्स का काम होता है क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट. ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करेंगे, ठीक है. चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन जो मैंने साइड में ले लिया है. हाउ आर एल्वेलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस? एल्वेलाई के पास ऐसा होता क्या है? सो एल्वेलाई हैज अ लार्ज सरफेस एरिया for the exchange of gases. So a small sac called as alveoli helps for the exchange of gases. Alveoli have thin walls and close network of blood arteries to allow gas exchange between the blood and the air filled alveoli. तो यहाँ पर जो है alveoli के पास बहुत सारी blood capillaries connected है तो उसके थ्रू जो है exchange of gases होगा. They have balloon like structure to maximize area of exchange of gases. तो ये वाला point important है. So alveoli is a balloon-like structure which allows a large surface area for the exchange of gases. ड्रॉ डायग्राम. वायर मैग्नेट बनाना है और उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनानी है. देखो ये सिंपल सा डायग्राम है. खाली ये मिस्टेक मत करना कि भाई रेज जो है हमेशा कहाँ से निकलेगी? नॉर्थ से निकलेगी, ठीक है. नॉर्थ से कहाँ जाएगी? साउथ में. और इनसाइड द वायर मैग्नेट जो है उसका मूवमेंट क्या होगा? साउथ से लेके नॉर्थ. Okay. After that, balancing the uneven number of atoms on the reactant and product side. दोनों साइड चेक करना है, ठीक है. Let's see how to balance it. For example, the question was Fe plus H2O gives us Fe3O4 plus H2, ठीक है. तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स चेक करने हैं. यहाँ पर Fe कितना है? 3 और Fe1 ही है तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? 3, ठीक है. ऑक्सीजन इज 4 और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ही है तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है. हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी जो है वो 4 आ जाएगा, ठीक है. दिस इज हाउ वी बैलेंस द रिएक्शन. फाइन.
Now move to the next question, that is the 39 question. By which chemical process is the reactivity series of metal determined? So it is a डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से आपको मालूम पड़ता है दैट कौन ज़्यादा रिएक्टिव है. अ हायर रिएक्टिव एलिमेंट कैन रिप्लेस अ लोअर रिएक्टिव एलिमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताएगा, रिएक्टिविटी सीरीज का आइडिया देगा. फाइन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स को आप कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे. नाउ हाईली रिएक्टिव मेटल का एग्जांपल हमने ले लिया. वी हैव टेकन इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक. इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर मैं एक सोल्यूशन ले लेता हूँ, NaCl सोल्यूशन. ठीक है, NaCl सोल्यूशन मैंने ले लिया और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की. दो रॉड्स है, एक है एनोड जो कि एक पॉजिटिव रॉड है, ठीक है, और दूसरा है कैथोड जो कि एक नेगेटिव रॉड है. ठीक है, अब जब रिएक्शन स्टार्ट होगा, जब हम करंट पास करेंगे, सो वी हैड एट एनोड इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, अब आयंस जो है वो NaCl, दो आयंस प्रोड्यूस होंगे, Na प्लस आयंस एंड Cl माइनस आयंस. ठीक है, तो प्लस वाले रॉड के पास कौन से आयंस जाएंगे, माइनस वाले. ठीक है, तो यहाँ मैं ले देता हूँ Cl माइनस. अब आपको पता होना चाहिए एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा, तो ये Cl माइनस का क्या हो जाएगा, Cl, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया. फाइन. बट जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो NaCl पे, जब आप NaCl पे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, यू विल गेट Na प्लस Cl2, मतलब आपको Cl2 गैस मिलेगी. तो यहाँ पर Cl नहीं मिलेगा बिकॉज क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में स्टेबल है. तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए. ठीक है, दो क्लोरीन हो गए, तो यहाँ भी 2, हमने 2 लिख दिया. ठीक है, ये साइड भी आपको बैलेंस करने के लिए 2 लिखना है. तो 2 माइनस का चार्ज हो गया, तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है, तो ये रिएक्शन होगा कहाँ पर, एट एनोड. नाउ नेक्स्ट है एट कैथोड. कैथोड जो है कौन से चार्ज का रॉड है, नेगेटिव है. ठीक है, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन. रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब नेगेटिव वाले रॉड पे कौन सा आयन जाएगा, जो कि नेचर में पॉजिटिव है. ठीक है, तो यहाँ पर Na प्लस जाएगा और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और क्या बन जाएगा, Na. एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Na में कन्वर्ट हो जाएगा. तो सोडियम हमें कहाँ ऑब्टेन होगा, सोडियम विल बी ऑब्टेन्ड एट कैथोड. ठीक है, और क्लोरीन गैस कहाँ ऑब्टेन होगी, क्लोरीन विल बी ऑब्टेन्ड एट एनोड. फाइन, ये इसका रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन के, जिसमें डिफरेंशिएट करना है मेटल्स और नॉन मेटल्स को ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल रिएक्टिविटी. तो पहला है कि मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स. ठीक है, तो बेसिक ऑक्साइड जो है, मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं नेचर के अंदर. तो ये पहली प्रॉपर्टी है. तो नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म व्हाट, एसिडिक ऑक्साइड. जनरली एसिडिक ऑक्साइड्स देंगे, C+O2 CO2 जो है वो एसिडिक ऑक्साइड है. ठीक है, तो अगर मेटल्स बेसिक ऑक्साइड है तो ये रेड लिटमस पेपर किस में टर्न करेंगे, ब्लू में. और अगर नॉन मेटल वाले एसिडिक ऑक्साइड है तो ये क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न करेंगे. नेक्स्ट रिएक्टिविटी की बात करते हैं. मेटल रिएक्ट विद वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस. यहाँ पर H2 गैस रिलीज होगी, और नॉन मेटल जो है कोई भी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेंगे. मेटल रिएक्ट विद एसिड NH2SO4 टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस. नॉन मेटल जो है वो H2 से रिएक्ट, मतलब जो है नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करेंगे एसिड से, हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होगी. ठीक है, नेक्स्ट 41 क्वेश्चन में जो है ब्रेन का डायग्राम पूछा है. ठीक है, तो आप ब्रेन का डायग्राम प्रैक्टिस कर लें. तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पार्ट है, फोर ब्रेन के बारे में स्पेशली पूछा है. ठीक है, फोर ब्रेन इज द फ्रंट पार्ट विच इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, जो सारे वॉलेंट्री एक्शंस, थिंकिंग, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करेगा. दैट इज द फोर ब्रेन. ठीक है, देन यहाँ कम्स द मिड ब्रेन. मिड ब्रेन का फर्दर कोई डिवीजन नहीं है, बट ये इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक कंट्रोलिंग द साइज ऑफ प्यूपिल वगैरह कंट्रोल करेगा. ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज द हिंड ब्रेन. हिंड ब्रेन जो है बैक साइड है. इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, दैट इज पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम. पोन्स जो है इट रेगुलेट्स रेस्पिरेशन,
मेड्यूला जो है इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक वॉमिटिंग एंड ऑल, एंड सेरिबेलम मेंटेन्स द बॉडी posture, दैट इज द सेरिबेलम, बैलेंस ऑफ द बॉडी। इनमें से किसी का भी फंक्शन आ सकता है, ठीक है, डायग्राम के साथ। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कैसे होगी? द डिजीज विच इज कॉज्ड बाय द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसको अवॉइड करने के लिए इसकी जो कैटेगरीज है, हाउ कैन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बी अवॉइडेड, स्टेटेड रेमेडीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो बैक्टीरिया से हो सकती है, जो कि सिफिलिस है और गोनोरिया है, ठीक है, और जो क्योरेबल नहीं है दैट इज एड्स। तो प्रिवेंशन मेजर इज टू यूज द प्रमोशन ऑफ सेफियर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बाय द यूज ऑफ कॉन्डम ड्यूरिंग कैजुअल और कमर्शियल सेक्स। So this is the better way to avoid the sexually transmitted disease. Okay. Explain budding in brief. Budding के बारे में है. So budding is this is a hydra, right? So there is a small outgrowth called as bud which is formed due to repeated mitotic division. So mitotic division होगा, एक सेल दो में, दो सेल चार में. So this bud grows, and when this bud can remain as an individual, it detaches from the parent hydra. Parent hydra से वो detach कर देगा and it give rise to a new hydra. तो एग्जाम में आपको डायग्राम भी बनाना है और इसको एक्सप्लेन भी करना है. What is a plane mirror? State the characteristics. तो ये जो क्वेश्चन है 44 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा कि प्लेन मिरर क्या होता है और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसी इमेज बनती है. सो a plane mirror is a smooth polished surface that reflects the light to form the image. It's something which is flat and reflective surface that produces a real virtual image of a real object. ठीक है, तो फ्लैट सरफेस होगा, आपको वर्चुअल इमेज देगा. ठीक है, प्रॉपर्टीज जो है, इट प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज, इट शोज लैटरल इन्वर्जन. लैटरल इन्वर्जन का मतलब मिरर के अंदर आप अगर लेफ्ट हैंड ऊपर करोगे तो आपको राइट दिखेगा और राइट जो है वो लेफ्ट दिखेगा. ठीक है, इट इज इरेक्ट. इरेक्ट मतलब स्ट्रेट. अगर हमारा हेड ऊपर है तो हेड ऊपर ही दिखेगा मिरर के अंदर. द साइज ऑफ इमेज डिस्टेंस इज सेम एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑब्टेन फ्रॉम द मिरर, मतलब मिरर से आगे जितना ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, मिरर के पीछे उतना ही इमेज डिस्टेंस होगा. 16 कुकर में यूज कर सकते हो, पेरिस्कोप में यूज कर सकते हो, कलाइडोस्कोप में यूज कर सकते हो, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में यूज कर सकते हो. ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशंस है. यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रिंसिपल फोकस क्या होता है. ठीक है, प्रिंसिपल फोकस, फाइन. एंड व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है 45. सो अगर एक मैं यहाँ पर लेंस के बारे में पूछा है कि मिरर, पहले एक बार देख लेते हैं. 45th लेंस के बारे में बोला है. लेंस, लेंस के बारे में लिखना है हमें. तो 45th का एक्सप्लेनेशन देखिए. मिरर के टर्म्स में भी लिखा है हमने, आप लेंस से भी ले सकते हो. प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट वेयर पैरेलल इंसिडेंट रे मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन. बिकॉज ये एक लेंस है तो हमें ये नहीं लिखना है, मिरर नहीं लिखना है. ठीक है, जैसे एग्जांपल है, ये कॉन्वेक्स लेंस है. ठीक है, अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस. फोकस सपोज यहाँ पर है. ठीक है, तो सारी रेज जो है वो इधर ही आएगी फोकस पॉइंट पे. ठीक है, फोकस पे. सो इट इज अ पॉइंट वेयर पैरेलल इंसिडेंट रे मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन. ठीक है, रिफ्रैक्शन के बाद मीट करेगी. द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द मिरर ऑफ अ लेंस एंड इट्स फोकस. द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस. अब यहाँ पर सेकंड पूछा है कि प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होती है. तो प्रिंसिपल एक्सिस जो है ये होती है, प्रिंसिपल एक्सिस ऐसी लाइन जो कि लेंस के सेंटर तक जाए. ऐसी लाइन, ऐसी एक्सिस जो कि लेंस के सेंटर पे जाए, वो कौन सी एक्सिस होती है, प्रिंसिपल एक्सिस.
ठीक है, यहाँ लेंस की बात चल रही तो आप लेंस के बारे में ही लिखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन, एंड इन 46 क्वेश्चन इट इज सेइंग अबाउट why are a coil of toaster and electric iron made up of alloy rather than pure metal। प्योर मेटल के अगर बनते तो फिर टेम्परेचर बढ़ जाता, ठीक है, आग लग जाती। देखते हैं। सीरीज कनेक्शन इज नॉट यूज्ड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, सीरीज कनेक्शन नहीं यूज करते। लेट्स चेक द आंसर। Coil of electric toaster and heaters electric iron are made up of alloy rather than pure metal because alloys की resistivity क्या होती है, हाई होती है, because the resistivity of alloy is higher than pure metal, तो वो burn नहीं होंगे, it will not get oxidized, it will not catch fire, so also at high temperature the alloy do not melt easily। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा कि alloy जो है वो easily melt नहीं होगा, burn नहीं होगा। घर के अंदर डोमेस्टिक के अंदर सीरीज कनेक्शन क्यों नहीं यूज करते, बिकॉज आपको पता है दैट सीरीज कनेक्शन में अगर एक बल्ब खराब हो गए तो बाकी सारे बल्ब खराब हो जाएंगे, ठीक है, एक फैन चलाना तो सब फैन चलेंगे, तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। सो इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस stops working due to some defect then all other appliance also stops working as the whole circuit is broken। so ये सारे जो है डिसएडवांटेज होंगे। नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन। Compounds such as glucose in alcohol contains hydrogen but cannot be characterized into acid। Describe and prove the activity। अब जैसे अल्कोहल है और ग्लूकोज है C6H12O6, ठीक है, ये ग्लूकोज है, और अल्कोहल क्या होता है C2H5OH। अब इनके फॉर्मूला में हाइड्रोजन है, इनके फॉर्मूला में हाइड्रोजन है, तो ये एक एसिड होना चाहिए बिकॉज एसिड के पास हाइड्रोजन होता है। बट यहाँ पर एक एक्टिविटी करके बतानी है कि जो भी कंपाउंड के पास हाइड्रोजन है वो ज़रूरी नहीं कि एसिड्स होते हैं, ठीक है, तो वो एक्टिविटी बताएंगे, जिसे अगर मैं शॉर्ट में बता दूँ ये डायग्राम के थ्रू। देखो यहाँ पर अगर मैंने ये एक सेटअप लिया है, ठीक है, वायर कनेक्ट कर दिए है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पे, और आयरन नेल जो है हमने नीचे रबर कॉर्ड को कनेक्ट कर दिया। अगर मैंने HCl सोल्यूशन लिया, ठीक है, HCl सोल्यूशन लिया है और करंट जब मैं पास करूँगा तो यहाँ पर दो आयंस प्रोड्यूस होंगे, H प्लस एंड Cl माइनस, ठीक है, H प्लस एंड Cl माइनस। यहाँ पर आयंस प्रोड्यूस होंगे तो आयंस प्रोड्यूस होने से जो है वो चार्ज प्रोड्यूस होगा और यहाँ पर करंट जो है वो फ्लो होगा और बल्ब जो है वो ग्लो होगा, ठीक है। तो एसिड की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और बल्ब जो है वो ग्लो होने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेम सिचुएशन के अंदर HCl हटा के मैं ग्लूकोज रख दूँ, ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6, ठीक है। तो अगर मैं ग्लूकोज रख दूँ और इलेक्ट्रिसिटी से पास करूँ तो ये कोई भी प्लस और माइनस चार्ज नहीं प्रोड्यूस करेगा, सो नो चार्ज आयन इज फॉर्म। तो यहाँ पर नो चार्जेस, कोई चार्ज फॉर्म नहीं होगा। अब कोई चार्ज फॉर्म नहीं होने वाला है, को आयन्स नहीं फॉर्म होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, बल्ब भी ग्लो नहीं होगा। तो इन केस ऑफ ग्लूकोज और अल्कोहल कोई भी चार्ज प्रोड्यूस नहीं होंगे, मतलब दे डू नॉट स्प्लिट इनटू आयंस। तो अगर आयंस में स्प्लिट नहीं होंगे तो बल्ब भी ग्लो नहीं होगा। तो ये एक्टिविटी से मालूम पड़ता है कि जितने कंपाउंड्स हाइड्रोजन जिसके फॉर्मूला में है वो एसिड्स नहीं होते, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 49 क्वेश्चन। राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। नेम देने हैं, IUPAC नेम करना है। तो रूल नंबर 1 इज सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, कर लिया। तो ये अब जो है हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है। सो द ब्रांच शुड गेट द मिनिमम नंबर, ये नंबर 1 2 3 एंड 4, ये ब्रांच जो है कम नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर इसका नाम क्या आएगा, सेकेंड पोजीशन पे ब्रोमीन है तो क्या लिखूंगा मैं 2 ब्रोमो, ठीक है, और 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, सो इट्स 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। नेक्स्ट इज अल्डिहाइड्स, दिस इज 1, फंक्शनल ग्रुप को 1 नंबर देना है, 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 कार्बन है, 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, ठीक है। बट ये एक अल्डिहाइड ग्रुप है, CHO एक अल्डिहाइड ग्रुप है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल विल कम ओवर हियर। इसके सब क्वेश्चन है, CH3CO
इसका मैं स्ट्रक्चर बना दूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है, 2 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन। C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड कार्बन है, मतलब ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा, कीटोन की, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 3 4 है, 4 का मतलब क्या होता है, ब्यूटेन होता है, और कीटोन ग्रुप है तो यहाँ पर क्या आएगा, ब्यूटेनॉन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड है, कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है तो ये क्या हो गया अपना प्रोपेन, और एसिड है तो ई की जगह पे क्या आएगा, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड। Now next is to describe the function of stomata with diagram and state the event that takes place during photosynthesis। तो ये 50 वाला क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट रहेगा, स्टोमाटा का डायग्राम, इसका फंक्शन और ये इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या क्या होने वाले हैं। तो स्टोमाटा क्या करेगा, इट अलाउज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जब भी रिक्वायरमेंट रहेगी CO2 की तो गार्ड सेल्स के अंदर वाटर भर जाएगा, जिससे स्टोमाटा जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इट अलाउज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, ठीक है। और इसके डायग्राम में याद से आपको सबके जो है पूछ सकते हैं कि ये जो है वो क्या है, दिस इज न्यूक्लियस, देख लो जो मैं पार्ट लेबल कर रहा हूँ वो डायग्राम में आ सकता है, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, गार्ड सेल्स के बारे में आ सकता है, वैक्यूल्स कौन सा है उसके बारे में आ सकता है, ठीक है, फिर क्लोरोप्लास्ट के बारे में आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, डायग्राम प्रैक्टिस करना है, ABCD करके पूछ सकते हैं किसमें क्या आएगा। इवेंट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या क्या होने वाले हैं, फर्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, लाइट एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होगी, इससे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी क्लोरोफिल से, विच ब्रेक्स डाउन वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ये स्टेप 1 है जिसमें लाइट एब्जॉर्ब होगी क्लोरोफिल के थ्रू और वाटर मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में स्प्लिट होगा। नेक्स्ट इज लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और वो एनर्जी को हम लोग स्टेप 3 में यूज करेंगे। सो दिस इज योर स्टेप 2। स्टेप 3 रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये अपना स्टेप 3 है जिसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है किसमें कन्वर्ट होगा, कार्बोहाइड्रेट्स में, दैट इज C6H12O6 में कन्वर्ट होगा। तो ये सारे इवेंट्स होंगे, ठीक है, याद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 51 क्वेश्चन राइट। सो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बताना है और कुछ स्टेप्स बताने हैं फिल्ट्रेशन के, माइक्रो फिल्ट्रेशन एंड रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो डायग्राम के थ्रू ही समझ लेते हैं, नोट्स तो मैंने दिए यहाँ पर। तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हो गया। सो डर्टी ब्लड इज एंटरिंग इनसाइड द ग्लोमेरुलस फॉर फिल्ट्रेशन एंड ग्लोमेरुलस इज इनसाइड द बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। जो भी कंपोनेंट्स है लाइक ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, सॉल्ट है, वाटर है, ये सब फिल्ट्रेशन के लिए आएंगे। ये ट्यूब जो यहाँ पर प्रेजेंट है इसको हम ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, ये वाली ट्यूब, ठीक है। और ये दूसरी ट्यूब जो कॉइल कर रही है दैट इज कॉल्ड एज ब्लड कैपिलरीज, वो वाली ट्यूब जो है क्लीन ब्लड हमारे ब्लड में ले जाएगी, ठीक है। सो द कंपोनेंट्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर एंड यूरिया फिल्ट्रेशन के लिए आएंगे। अब याद से जो भी काम की चीज़ है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सब कहाँ चली जाएगी, ब्लड कैपिलरीज में चली जाएगी। ब्लड कैपिलरीज में इम्पोर्टेंट चीज़ चली जाएगी और क्लीन ब्लड जो है वो कहाँ चला जाएगा, क्लीन ब्लड विल गो इनटू द बॉडी, बॉडी में चला जाएगा, ठीक है, थ्रू रीनल वेन। और यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ पर यूरिन बच जाएगा। यूरिन के अंदर क्या क्या होगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट होगा, ठीक है, एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट होगा, यूरिया होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रह जाएगी और वो यूरिन बन के जो है वो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में मूव करेगी, ठीक है। एंड यूरेटर, देन यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेथ्रा, देन इट गोज आउटसाइड द बॉडी। ये पूरा सिस्टम चलने वाला है किडनी के अंदर यूरिन का रिमूवल के लिए। Which rule does magnetic field produced by a current carrying circular loop follows? सर्कुलर लूप के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पर मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल यूज होगा, ठीक है। राइट दैट रूल एंड ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो उस रूल के बारे में लिखना है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के बारे में, ठीक है। द रूल स्टेट्स दैट
current carrying is held right in the right hand such that the thumb is represent the direction of current. ये काम की चीज़ है. थंब क्या रिप्रेजेंट करे? डायरेक्शन ऑफ करंट. और जो फिंगर्स है वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. और सर्कुलर लूप के अंदर जो है ये सर्कुलर लूप होगा, उसके अंदर जो यहाँ पर लूप के पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे. ठीक है. और जितना आप स्ट्रेट जाओगे यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी. सो एज यू गो अवे एंड अवे फ्रॉम द एंड ऑफ द लूप इट विल बिकम अ स्ट्रेट लाइन. फाइन. नेक्स्ट है 53rd क्वेश्चन. 53rd क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म विद द डायग्राम. तो ग्लास प्रिज्म के बारे में बताना है. इसका डायग्राम भी जो है वो काम की चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो व्हेन व्हाइट लाइट इज पास टू अ ग्लास प्रिज्म, तो यहाँ पर होगा डिस्पर्शन. इट स्प्लिट्स इनटू 7 डिफरेंट कलर्स. ठीक है. 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट होगा एंड इट विल फॉर्म अ विबग्योर. 7 अलग अलग कलर मिलेंगे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. ठीक है. सो ये रेड की जो है वेवलेंथ जो है सबसे ज़्यादा होती है, इसकी स्पीड भी सबसे ज़्यादा होती है. एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा लीस्ट डिविएशन कौन शो करेगा, कौन सा मैक्सिमम डिविएशन शो करेगा. सबसे कम कौन बेंड हो रहा है? रेड हो रहा है. सबसे ज़्यादा कौन बेंड हो रहा है? वॉयलेट हो सकता है. ठीक है. सो इट इज द पासिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू ग्लास प्रिज्म विच स्प्लिट्स इनटू 7 डिफरेंट कलर, दैट इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन. जिसमें रेड जो है जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है और उसकी स्पीड ज़्यादा है, इसलिए वो लीस्ट डिविएट होगी. और वॉयलेट जो है उसका डिविएशन मैक्सिमम होगा. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओजोन फॉर्मेशन के बारे में बात हो रही है. ओजोन के बारे में बताओ कैसे ओजोन फॉर्म होगा. तो यूवी रेडिएशन जब ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगा, ठीक है, O2 प्रेजेंट होगा, और यहाँ जब यूवी रेडिएशन पड़ेंगे तो ये ऑक्सीजन रेडिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. बाकी और भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होंगे प्रेजेंट, तो ये रेडिकल जो है वो O2 से रिएक्ट करे क्या बना देगा? O3. तो लाइटनिंग थंडरिंग से भी हो सकता है ओजोन फॉर्मेशन. O2 जो है वो ऑक्सीजन रेडिकल में कन्वर्ट हो सकता है, या यूवी रेडिएशन से ब्रेक होकर रेडिकल में कन्वर्ट होकर क्या बना देगा? O3 बना सकता है. ठीक है. तो ओजोन का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है बिकॉज ये हमें यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है, जिसमें स्किन इन्फेक्शन से बचाएगा और बाकी भी जो है डिजीज से बचाएगा. राइट. द अमाउंट ऑफ ओजोन इन एटमॉस्फेयर बिगेन टू ड्रॉप शार्पली इन 1980 से ओजोन लेयर धीरे धीरे कम होते जा रहा है. दिस डिक्रीज इज ड्यू टू द सिंथेटिक केमिकल कॉल्ड एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन. तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इम्पॉर्टेंट है, जो रीज़न है रेफ्रिजरेंट जो इसको रिलीज करते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स क्रिएट करते हैं जिससे ओजोन फॉर्म होगा. थैंक यू एवरीवन, होप यू हैव अंडरस्टूड.